ये कहानी जापानी लोक कथा पर आधारित एक डरावनी फिल्म की है, जिसमें एक खौफनाक गांव का जिक्र है। कहा जाता है कि उस गांव में एक खतरनाक श्राप है। जो भी वहां जाता है उसे ऐसा लगता है कि हर वक्त कोई उसे घूर रहा है। इस डर और श्राप के चलते लोग धीरे धीरे पागल हो जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। कहानी का मुख्य किरदार तारो भी इस गांव से लौटने के बाद अजीब घटनाओं का सामना करता है। एक बार वो सुपरमार्केट में खरीदारी करने जाता है, लेकिन उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे वो पागल हो। घर लौटने के बाद वो डर के मारे हर दरार और छेद को टेप से बंद कर देता है, ताकि कहीं से भी कोई आंख उसे ना देख सके। जब उसे लगता है कि उसने सब कुछ बंद कर दिया है, तो वो चैन से सोने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो लेटता है, अचानक एक अजीब आवाज उसे जगा देती है और वो डर से कांप उठता है। ये कहानी एक डरावनी फिल्म की है, जहां हर पल नया रहस्य और डर सामने आता है। तारो के एक दोस्त की अचानक अजीब मौत हो जाती है और पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। इस घटना को एक रिपोर्टर शियाओमी एक बड़ा मौका मानती है और सच पता लगाने के लिए तारो के घर पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात तारो के दोस्त हाजिको से होती है, जो उस श्रापित गांव में तारो के साथ गया था। हाजिको पहले से डरा हुआ था और एक डिब्बे को टेप से बंद कर रहा था। उसने शियाओमी को चेतावनी दी, लेकिन शियाओमी को यकीन नहीं हुआ। तभी एक फोन कॉल आ गया और शियाओमी बात करने के लिए कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही हाजिको अकेला हुआ, कुछ अजीब होने लगा। तारो ने जो खिड़की बंद की थी वो खुद ब खुद खुल गई। हाजिको ने घबराकर टेप से उसे फिर से बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पीछे से एक अजीब आवाज आई। जब उसने डरते हुए पलटकर देखा तो कुछ ऐसा था जो ये कहानी एक डरावनी और रहस्यमय फिल्म की है, जिसमें अजीब घटनाओं का सिलसिला जारी रहता है। हाजिको जब पानी के नल को बंद करने जाती है तो सिंक से अजीब आवाजें आने लगती है। जब वो झांक कर देखती है तो उसके चेहरे पर गंदगी फेंकी जाती है। डर के मारे वो भागती है, लेकिन बाहर खड़ी शियाओमी को उसके चेहरे पर कुछ भी नजर नहीं आता। शियाओमी घर के अंदर जाकर जांच करती है, लेकिन वहां कुछ भी अजीब नहीं पाती। जैसे ही वो बाहर जाने लगती है, उसका पैर किसी गंदगी पर पड़ता है। ये सब देखकर भी वो ज्यादा नहीं सोचती और तारो की मौत की सच्चाई जानने के लिए जांच जारी रखती है। कुछ पूछताछ के बाद उसे तारो के एक पुराने दोस्त से उस रहस्यमय गांव के बारे में पता चलता है। बताया जाता है कि उस गांव में जाने के बाद से ही तारो और हाजिको का व्यवहार बदल गया था। तारो की अचानक मौत हो गई और हाजिको भी अजीब घटनाओं का शिकार होने लगी। शियाओमी को समझ आता है कि सच्चाई उस गांव में छिपी हो सकती है। वो हाजिको के घर जाती है, लेकिन उसकी मां बताती है कि हाजिको कल से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली और दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा। ये कहानी तब और डरावनी हो जाती है जब हाजिको के कमरे से अचानक जोर की चीखने की आवाज आती है। उसकी मां तुरंत चाबी से दरवाजा खोलती है और अंदर जो दिखता है वो बेहद अजीब है। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। हर जगह, खिड़कियों से लेकर आईने तक, हाजिको ने टेप चिपका रखा था। इतना ही नहीं, उसने अपनी आंखों को भी टेप से बांध लिया था, शायद कुछ देखने से बचने के लिए। उसकी मां उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लगातार चीखती और छटपटाती रहती है। जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है, तब जाकर वो थोड़ा शांत होती है। इस सब के बाद शियाओमी को यकीन हो जाता है कि इन घटनाओं का रहस्य उसी गांव से जुड़ा है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस गांव लूलेई जाने का फैसला करती है। वहां पहुंचते ही उन्हें एक पत्थर दिखाई देता है जो गांव की पहचान है, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड कुछ देखकर घबरा जाता है और उसे पीछे मुड़ने से मना करता है। ये सुनकर शियाओमी की जिज्ञासा बढ़ जाती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक छोटी लड़की नजर आती है जो अचानक वहां प्रकट हुई थी। इस डरावनी कहानी में जब शियाओमी और उसका बॉयफ्रेंड उस अजीब लड़की को देखकर भागते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि उस लड़की की नजरें उन पर टिक चुकी है। गांव में खोजबीन करते हुए वे एक आदमी लाओ वांग से मिलते हैं। लाओ वांग बताता है कि तारो और हाजिको उस गांव के श्राप का शिकार हुए थे। इस श्राप को झांकने का श्राप कहा जाता है। इसका असर ऐसा होता है कि पहले अजीब अमतिभ्रम शुरू होते हैं, फिर अजीब आवाजें सुनाई देती है और बाद में हर जगह किसी की आंखें घूरती हुई महसूस होती है। ये सब तब तक चलता है जब तक श्रापित इंसान की मानसिक स्थिति पूरी तरह बिखर न जाए और उसकी मौत न हो जाए। ये सुनकर शियाओमी और उसका बॉयफ्रेंड डर जाते हैं। उन्होंने लोगों को दूसरों को घूरते देखा था, लेकिन किसी आत्मा को घूरते देखना उनके लिए पहली बार था। वे उस अजीब लड़की के बारे में और पूछना चाहते हैं, लेकिन लाओ वांग इस पर कुछ भी बताने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ रात में हाजिको के साथ एक और अजीब घटना होती है। वो अपने बिस्तर पर सो रही थी, तभी अचानक उसके कानों में अजीब आवाजें आने लगती है। जब वो उठकर देखती है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसने सोचा कि ये उसका वहम था, लेकिन तभी उसने गलियारे से गुजरते हुए एक डॉक्टर को देखा और ये घटना उसे और उलझन में डाल देती है। हाजिको ने जैसे ही आराम से लेटने की कोशिश की, तभी छत से गंदगी की बूंदें टपकने लगी। जब उसने डरते डरते ऊपर देखा तो उसे ऐसा मंजर दिखा
जिसने उसकी जान ही निकाल दी। छत से एक डरावना सा छोटा हाथ धीरे धीरे बाहर आ रहा था, जैसे कोई भूत उसे पकड़ने आया हो। और तभी वो खून से लाल आंखों को देखकर पूरी तरह डर के मारे टूट गई। वो घबराकर जंगल की ओर भागने लगी, लेकिन जहां भी जाती ऐसा लगता जैसे वो आंखें उसका पीछा कर रही हों, और उसके कानों में लगातार एक अजीब सी घंटी की आवाज गूंजती रही। आखिरकार हाजिको का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। इस घटना के कुछ ही समय बाद शियाओमी को हाजिको के बारे में पता चला। वो तुरंत अस्पताल के लिए रवाना हुई, लेकिन रास्ते में ही उनकी कार मोड़ पर हाजिको से टकरा गई। इस वक्त हाजिको पूरी तरह बेसुध थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं, और वो लहराते कदमों से चल रही थी। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और उसकी वहीं मौत हो गई। ये देखकर शियाओमी दहशत में आ गई, लेकिन उसे अब तक ये एहसास नहीं हुआ था कि उस अजीब लड़की से मिलने के बाद वो और उसका बॉयफ्रेंड भी उसी श्राप का शिकार हो चुके थे। कुछ दिनों बाद रात के समय शियाओमी अपने बॉयफ्रेंड के घर उसे देखने गई। घर में पूरी तरह सन्नाटा था, जैसे वहां कोई कभी था ही नहीं। वो हैरान थी कि तभी उसका पैर किसी चीज पर पड़ा। झुककर देखा तो वहां एक छोटी सी गंदगी का निशान था। उसने इसे नजरअंदाज किया और तभी अचानक उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वो किचन में गई और डरते डरते नीचे के कैबिनेट को खोला। वहां जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। उसका बॉयफ्रेंड छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ था और उसके शरीर को कैबिनेट में ठूंस दिया गया था। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि उसकी आंखें अब भी हल्की हल्की हिल रही थी। ये देख शियाओमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घबराकर वहां से भागने लगी, लेकिन अचानक उसका बॉयफ्रेंड बिना किसी चोट के सही सलामत घर आ गया। शियाओमी को तब समझ में आया कि ये सब उसकी कल्पना थी। पर जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसने देखा कि उसके बॉयफ्रेंड के बैग में ढेर सारी टेप्स थी। ये देखकर उसे याद आया कि जब ताओरू और हाजिकों पर श्राप लगा था, उनके कमरे में भी यही टेप्स मिली थी। क्या उसका बॉयफ्रेंड भी उसी श्राप का शिकार हो गया था? शियाओमी ये पूछना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, उसका बॉयफ्रेंड अचानक गुस्से में आ गया और बिना कुछ कहे उसे घर से बाहर निकाल दिया। शियाओमी ने दरवाजा खटखटाते हुए अपने बॉयफ्रेंड को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे सुरक्षित रखने के लिए दरवाजा नहीं खोल रहा था। तभी अचानक एक अजीब सी घंटी की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। अंदर से चीखों की आवाज सुनकर शियाओमी अपने बॉयफ्रेंड को तुरंत अस्पताल ले गई, लेकिन वहां उसका हाल इतना खराब हो चुका था कि डॉक्टर के हल्के से छूने पर भी वो बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगता। अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए शियाओमी फिर से उस बूढ़े आदमी लाओ वांग के पास गई और उससे इस श्राप का सच और गांव में हुई घटनाओं के बारे में पूछा। लाओ वांग ने आखिरकार पूरा सच बताया। उसने बताया कि पहले लुई लेई गांव बहुत संपन्न और खुशहाल था, लेकिन वहां के लोग दिल से बहुत बुरे थे। एक दिन एक माँ और बेटी रास्ता भटककर उस गांव में पहुंची और एक रात के लिए वहां रुकने की इजाजत मांगी। शुरुआत में गांव वालों ने उन्हें अच्छे से रखा, लेकिन रात होते ही उनका असली रूप सामने आ गया। उन्होंने न केवल उस महिला के साथ गलत किया, बल्कि लड़की को मारने की भी कोशिश की। लड़की ने मदद के लिए गांव वालों से गुहार लगाई, लेकिन कोई भी उसकी मदद को आगे नहीं आया। उस लड़की की दर्दनाक चीखें पूरे बरसात भरी रात में गूंज उठीं। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा में इतना गुस्सा भर गया कि उसने एक श्राप का रूप ले लिया और उन बुरे गांव वालों को तड़पा तड़पाकर मारने का निश्चय किया। लेकिन गांव वाले भी इसे चुपचाप सहने वाले नहीं थे। खुद को श्राप से बचाने और उस लड़की की आत्मा को रोकने के लिए उन्होंने एक अंधेरी सुरंग में एक मंदिर बनाया। लड़की की मां के गले की चेन को एक खास तावीज में बदलकर वहां रख दिया और एक अनाथ बच्चे को उस जगह की देखभाल करने के लिए रख लिया। तावीज के रहते लड़की की आत्मा बाहर नहीं आ सकती थी, लेकिन उस समय के लाओ वांग को इस श्राप पर यकीन नहीं था। सच जानने के लिए वो एक बार उस सुरंग में गया और वहां उस अनाथ बच्चे से मिला। लाओ वांग सोच में पड़ गया कि इतना छोटा बच्चा यहां अकेला क्यों है। तभी उसके कानों में अजीब सी घंटी की आवाज आई और वो मरी हुई लड़की उसकी पीठ के पीछे खड़ी थी। लाओ वांग डर के मारे जमीन पर गिर गया, लेकिन उस अनाथ बच्चे ने वो तावीज उठाया और उसे हल्के से हिलाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, लाओ वांग के सामने वो आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। इसके बाद लाओ वांग ने उस बच्चे और तावीज को लेकर रातों रात वहां से भागने का फैसला किया। जब से वो तावीज सुरंग से गायब हुआ, लू लेई गांव पर लगातार मुसीबतें आने लगी। वहां के लोग एक एक करके उस लड़की की आत्मा से परेशान होकर मारे गए। यही नहीं, जो भी बाहरी व्यक्ति उस गांव में जाता वो भी उस श्राप में फंस जाता। यहां तक कि खुद लाओ वांग भी इससे नहीं बच सका। इस श्राप से बचने के लिए गांव वालों ने अपनी आंखें फोड़ ली ताकि वो लड़की उन्हें न देख सके। ये सब सुनकर शाओ मी को गहरा झटका लगा, लेकिन उसे लगा कि लड़की सभी को मारना नहीं चाहती। शायद उसके दिल में थोड़ी सी दया बाकी हो। इसलिए शाओ मी ने ठान लिया कि वो लड़की से मिलेगी
और उसे प्यार से समझाएगी। लेकिन इतने सालों की नफरत और गुस्सा कुछ बातों से कैसे दूर होता। अभी शाओ मेई ने अपने प्लान पर काम भी शुरू नहीं किया था कि उसके बॉयफ्रेंड को फिर से अजीब चीजें महसूस होने लगी। उसे घंटी की वही डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी और लाल चमकती आंखें हर जगह उसका पीछा करने लगी। डर से कांपते हुए वो जहां भी भागा, वो आवाज और आंखें उसका पीछा करती रही। और तभी लड़की की आत्मा उसके सामने प्रकट हो गई। एक जोरदार चीख गूंजी और उसका बॉयफ्रेंड फिर से मानसिक संतुलन खो बैठा। उसकी हालत देखकर डॉक्टर तुरंत वहां पहुंच गए। अगली पल शाओ शुआई ने लड़की से बचने के लिए सबके सामने 2 कांटे उठाए और सीधे अपनी आंखें फोड़ दी। ये देखकर शाओ मेई को बहुत दुख हुआ। उसे पता था कि ये सब लड़की की साजिश है, इसलिए उसने तावीज लेकर गांव के बाहर जाने का फैसला किया और वहां उसे लड़की की आत्मा मिली। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, लड़की ने उसकी बात नहीं मानी। फिर जब शाओ मेई ने तावीज निकाली तो लड़की की आत्मा ने अपनी असली शक्ल ले ली। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि लड़की का गुस्सा खत्म हो गया। इसके बजाय उसने शाओ मेई को अपनी मां के मरने के जगह पर ले जाकर उसे भी वो दर्द महसूस करवाया। मां बेटे की दर्दनाक मौत को देखकर शाओ मेई बहुत दुखी हो गई। उसे लगा कि बस अपनी बातों से लड़की का गुस्सा शांत नहीं किया जा सकता। शायद वही तावीज ही लड़की को कुछ राहत दे सकती है। इसलिए उसने तावीज उस जगह पर रख दी जहां लड़की की मौत हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, अगले पल लड़की ने शाओ मेई को सीधे नरक में खींच लिया। और फिर एक रात शाओ शुआई ने वही परिचित घंटी की आवाज सुनी और अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज सुनी। ये था आज का कहानी। अगली बार फिर मिलेंगे।